Hi, dear students. This is Madam Amreen with another video, and it's really important video. Why? Because this is Unit 3, especially for the federal board students first year. This poem is important when you see that even in children's book, there is this poem available because Robert Louis Stevenson की जो ये पोम है वो इतनी ज़्यादा फेमस है कि ये 19th सेंचुरी की पोम अब तक रीड की जाती है, बच्चों की किताबों में भी दी जाएगी और आपकी फेडरल बोर्ड में अब शामिल की गई है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको हम पढ़ते हैं. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन कौन है? ये 19th सेंचुरी के बहुत ही फेमस पोएट हैं. इनके बारे में मशहूर बात यह है कि इनकी बहुत ही मुख्तसर ज़िंदगी तो थी और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी थी बिकॉज ही सफ़र्ड फ्रॉम डिजीज़. लेकिन बहुत बीमार थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही कम वक्त में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा. इतना अच्छा कि आज भी बड़े बच्चे सब इन्हें बहुत शौक से पढ़ते हैं. थोड़ा सा हम लोग इनके लाइफ स्पैन के बारे में देख लेते हैं. बॉर्न इन 1850 एंड डाइड इन December 3rd, 1894. से अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर थी. इनकी कुछ बहुत ही फेमस बुक्स आई एम श्योर आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी. ट्रेजर आइलैंड, किडनैप और स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड हाइड. किडनैप तो मेरी पर्सनल बहुत फेमस बुक है. पोइट्री फॉर्म द विंड का जो फॉर्म है वो सेस्टेट में है. सेस्टेट यानी कि ये 3 स्टैंजाज हैं, लेकिन हर स्टैंजा 6 लाइन्स पर लिखी हुई हैं. यानी कि 6 लाइन्स और 6 लाइन्स या फिर 3 कुप्लेट्स, क्योंकि वो राइम कर रही हैं. हर 2 लाइन्स आपस में राइम कर रही हैं, तो वो 3 कुप्लेट्स और 6 लाइन्स हैं. इनका जो ये पोएम है इसकी फर्स्ट अपीयरेंस इनकी कलेक्शन, एक बुक की कलेक्शन है, अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस, जिसमें बहुत सारे बच्चों के इंटरेस्ट की पोएम्स हैं. उसमें ही इसका शुमार होता है और वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट हमारी बुक में लिया गया है. ये कौन से टाइम पीरियड की पोएम है? ये 19th सेंचुरी की पोएम है और इसका बेसिक थीम है आइडेंटिटी और नेचर ऑफ विंड. यानी कि हाउ डिस्ट्रक्टिव इज अ विंड और हाउ जेनरस कैन बी अ विंड, हाउ इंटेंस इट कैन बी. तो बहुत ही मुख्तसर वक्त में मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर, फॉर्म भी बताया, लिटरल डिवाइस बताऊंगी और डिटेल एनालिसिस भी होगा. तो चलिए आप पढ़ते हैं आगे. स्टैंजा नंबर 1 आपके सामने. स्टैंजा नंबर 1 है. देखिए, बड़े गौर से देखने वाली बात यह है कि हर स्टैंजा 6 लाइन्स पर लिखी हुई हैं और हर 2 लाइन्स एक दूसरे से राइम कर रही हैं. यानी अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये 6 लाइन्स जो है वो 3 कुप्लेट्स में हैं, तो ये बिल्कुल सही बात होगी. और हर स्टैंजा की आखिरी कुप्लेट रिपीट हो रही है, जिसको हम रिफ्रेन कहते हैं. मैंने आपके जितने फिगर ऑफ स्पीच हैं उसको सेम कलर से हाईलाइट किया है और नीचे मैंने उनकी लिस्ट भी तैयार की है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि इससे पहले की ही एक वीडियो में मैंने फिगर ऑफ स्पीच को बड़ी डिटेल में इलस्ट्रेशंस के साथ बताया है. तो आई इंसिस्ट, आई रिक्वेस्ट दैट गो टू दैट वीडियो और उसमें अच्छे से आपको तमाम फिगर ऑफ स्पीच मिल जाएंगे और आपके ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा. तो आइडिया ये है कि पहले इसको रीड करते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं. बाइलिंगुअल भी लेके चल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश और उर्दू दोनों करते हैं. राइमिंग स्कीम आपके सामने है, AABBCC. वाई? बिकॉज पहला कुपलेट जो है उसको लास्ट वर्ड जो है वो राइम कर रहे हैं, हाई स्काई. सेकेंड कुपलेट पास ग्रास और थर्ड कुपलेट लॉन्ग सॉन्ग. इसीलिए उसको सेम लेटर्स का नाम दिया है, AABB और CC. और पूरी पोम में जो 3 स्टैंजास हैं सबका एक ही राइमिंग स्कीम है, क्योंकि ये लिरिकल फॉर्म है. ये पोम आपको लिरिकल फॉर्म में मिलेगी. लिरिकल फॉर्म में राइमिंग स्कीम इसी तरह से होती है. तो स्टैंजा 1, द विंड. I saw you toss the kites on high and blow the birds about the sky. And all around I heard you pass like ladies' skirts across the grass. O wind, are blowing all day long, O wind that sings so loud a song. I यहाँ पर शायर हूँ, लेकिन उन्होंने एक बच्चे का रूप लिया हुआ है. यानी एक नन्हा बच्चा जो है विंड को ऑब्जर्व कर रहा है और उसको डिफरेंट तरीके से उसकी मतलब इमेजिनेशन में उसकी डिफरेंट इमेजेस बना रहा है. बज़ाहिर विंड उसके सामने नहीं है, लेकिन वो उसको विंड को किस तरह से इमेजिन कर रहा है, उसे ऑब्जर्व कर रहा है, उसे किस तरह से बात कर रहा है. यू क्या है यहाँ पे? विंड, हवा. आई सॉ यू टॉस द काइट्स ऑन हाई एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई. मैंने देखा तुम्हें हवा में
काइट्स उड़ाते हुए, पतंग उड़ाते हुए ऊपर की तरफ। और मैंने ये भी देखा कि तुमने बर्ड्स को उड़ा दिया। अब यहाँ पर कहते हैं कि कहीं विंड को यानी हवा को इन्होंने खतरनाक बताया है या फिर उसको इतना जेनरस बताया है, इतना काइंड बताया है कि उन्होंने बर्ड्स को मजीद उड़ने में मदद की। और मैंने हर तरफ सुना तुमको गुजरते हुए, और उसकी सरसराहट कुछ यूँ थी जैसे लेडीज स्कर्ट क्लास को यानी खास को छूते हुए गुजरती है और एक सनसनाहट सी होती है। ओ विंड यानी ए हवा यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ में एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है। अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, मैं तुम्हें सारा दिन तुम ब्लो करती रहती हो, इधर उधर घूमती रहती हो, मूव करती रहती हो, या फिर बहुत तेज आवाज में कोई गाना कोई गीत गुनगुनाती रहती हो, गाती रहती हो। इसका इंग्लिश वर्जन ले लेते हैं। इंग्लिश में इस तरह से कुछ है। In these lines, the poet personifies the wind, giving it human qualities. He presents kinesthetic imagery of the wind. Why kinesthetic imagery of the wind? Because the wind is blowing all around and it is not stopping. How it tosses the kites flying high in the sky by using imagery. By using mental images, the poet also depicts the sound of the wind blowing across the grass and moving like women's skirts. Then he represents how the birds are blown about the sky. It seems as if the wind is a mighty, big, and generous creature helps them to fly. तो बच्चों सेकेंड स्टेंजा में आ जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों को। सेकेंड स्टेंजा goes like this. I saw the different things you did, but always you yourself you hid. I felt you push, I heard you call, I could not see yourself at all. Oh wind, are blowing all day long, oh wind that sings so loud a song. Again, the figure of speech have been highlighted for you in different colors. I hope you like the colors. And then there is the highlighted line. I felt you push, I heard you call. Why I have highlighted this? Because it is another new, though you must have not read or heard about this figure of speech, sessiura. Sessiura is जब आप एक ही लाइन में एक ब्रेक करके मतलब एक गैप देकर दो पार्ट्स में या तीन पार्ट्स में लाइन पढ़ते हैं टू क्रिएट इन्हांसमेंट, इसको मजीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रीडर के लिए। लाइक आई फेल्ट यू पुश, I heard you call. मैंने एक ही लाइन जो है वो ब्रेक के साथ पढ़ी, दो ब्रेक्स के साथ। इनके आप देख रहे हैं एक सिलेबस यहाँ पे अलग कर दिए, वहाँ सिलेबस अलग कर दिए। चलिए इसको समझते हैं। I यानी कि बच्चा, the child. I saw the different things you did, but always you yourself you did. मैंने देखा तुम्हें मुख्तलिफ चीज़ें करते हुए, मुख्तलिफ हरकतें करते हुए, मुख्तलिफ शरारतें करते हुए, लेकिन फिर उसके बाद देखो तुम छुप गए। मैंने देखा तुम्हें धक्का देते हुए, मैंने देखा तुम्हें किसी को पुकारते हुए। आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देख नहीं सका, मैं नहीं देख सका तो तुम्हें देख ना सका। ओ विंड, अब वो डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं, डायरेक्ट बात करना चाह रहे हैं विंड से, हवा से। तुम हर वक्त ब्लो करती रहती हो, हर वक्त इधर उधर घूमती रहती हो और जोर से कोई गाना गुनगुनाती रहती हो। इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। In the second stanza, the speaker, why I'm using the speaker? Because it is a child. Okay, the speaker is actually a child. So the poet is taking the face of the child. Continues to address the wind. Despite the wind is a powerful force that can do many things. It can be gentle and inspiring, or it can be angry and destructive. Even though it can be so powerful, it remains unseen. We can only feel its presence and hear its song. That the child really wants to see this wind because it's energetic, it's destructive, it's generous to him. But again, the child cannot see it. Third stanza. In third stanza, you can see that apostrophe is coming again and again because child is directly addressing the wind. It's not about the last couplet, it's about the first couplet as well. Oh, you,
that are so strong in cold. Oh, blower, are you young or old? Are you a beast of field and tree, or just a stronger child than me? Oh, wind, a blowing all day long. Oh, wind that sings so loud a song. Here I again have highlighted two lines because ये अब एक नई चीज़ आ जाती है, ये रिटोरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं. मकसद शायर का सिर्फ ये है कि हमारे लिए इन्हांसमेंट और इंटरेस्ट डेवलप करें. तो इन्होंने विंड को सिर्फ पुकारा नहीं, विंड के लिए सवालात भी क्रिएट किए. ओ ब्लोअर, आर यू यंग और ओल्ड, और जस्ट अ स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी. ये दो सवालात हैं, रिटोरिकल है. ठीक है, डायरेक्ट एड्रेस है. कहते हैं कि तुम कितने स्ट्रांग हो और तुम कितने कोल्ड हो. वो हवा को चलाने वाले, तुम ब्लो करने वाले, तुम यंग हो या ओल्ड हो, तुम जवान हो या बूढ़े हो, क्योंकि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त क्यूरियस हूँ. मुझ में ये बात है कि मैं तुम्हें गौर से देखना चाहता हूँ. ये क्यूरियोसिटी है मुझ में. आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री? क्या तुम कोई बीस्ट हो? क्या तुम इतने वाइल्ड हो कि या तुम किसी ट्री में पाए जाते हो या फील्ड में पाए जाते हो, या तुम कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बच्चे हो, मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो क्या तुम? यहाँ पर मेटाफोरिकली वो बात कर रहे हैं कि क्या तुम बीस्ट हो, तुम बीस्ट हो, या फिर तुम मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांगर हो. वो कंपेयर कर रहे हैं बीस्ट से या फिर अपने आप से. ओ ए हवा, तुम हर वक्त तेज चलती रहती हो. ए हवा, तुम बहुत जोर से गुनगुनाती रहती हो, गीत गाती रहती हो. The lines reveal the speaker's curiosity. The jasus about the wind's characteristics, qualities. The wind is described as strong and cold, suggesting its power and intensity, how deep, how powerful the wind is. The speaker then wonders if the wind is a living creature, perhaps an animal of the forest, is some kind of beast, or is simply another human being like this child, but with greater strength, maybe stronger. These questions reflect the speaker's childlike wonder and imagination. Dear students, I have given you the stanza reading and explanation Urdu as well as English, and I have marked the figure of speech for your help, but cannot go away without giving you the most important question and answers which can come in your exam. तो start कर लेते हैं. Number 1, what is the tone of the wind? The tone is inquisitive and interesting. It is to develop the reader's interest, और इट इज़ इंक्विजिटिव क्योंकि वो बहुत सारे सवालात कर रहे हैं, क्यूरियस है, तजस्सुस है उनमें, और वो हर तरह से विंड से पूछ रहे हैं, भाई तुम हो क्या, तुम इतने ताकतवर हो, तुम बच्चे हो, तुम कभी छुप जाते हो, कभी सामने आ जाते हो, कभी तुम बर्ड्स को उड़ा देते हो, कभी डरा देते हो. Who is the speaker in the wind? In this poem, the speaker is a young child. The identity of the child is unknown. What is the purpose of the wind? The purpose of this poem is to explore the nature of the wind. Question number 4, what type of poem is The Wind by Robert Louis Stevenson? This is when the examiner is asking you the structure and form. So you will write the answer like this and you will get the full marks. It is a lyrical poem or lyric poem because it has the same rhyming scheme and it is written in a regular rhyming scheme and meter. मीटर से आपका ताल्लुक तब होता है जब आप इसको रीड आउट करते हैं, क्योंकि एक खास सिलेबस के साथ इसको आप पढ़ते हैं. उसकी ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड आपसे सवाल नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी आपकी आगाही के लिए बताया था. इट्स iambic tetrameter. There are total of 3 stanzas composed of the AABBCC rhyme scheme. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी. What does the wind symbolize? The wind represents nature's power, its presence everywhere, its endless energy. It also symbolizes the beauty and harmony of creation. This can also be the themes of the poem. What does the poem Wind metaphorically represent? Metaphorically भाई ये तो beast से और trees से इनको मिलाया गया है या फिर childhood innocence से इनको मिलाया गया है. The wind is like a wild animal that lives in the fields and trees. It also symbolizes childhood innocence and joy. Question number 7. What is the main idea of the poem? This question is can be important. So you must have it.
The main idea of the poem concerns the power and majesty of nature. The poet goes on to describe its might. Might matlab uski taakat. At last, it asks about its nature. Besides, the idea of nature's permanence and musicality is repeated throughout the poem. परमानेंट जैसे है कि कितनी इंटेंसिटी है कि ऐसा लगता है ये हवा जो है उसकी ताकत कभी ख़त्म नहीं होगी, उसकी प्रेजेंस जो है वो नहीं नज़र आ रही, लेकिन फिर भी उसकी प्रेजेंस किस तरह फील की जा रही है. दैट इज़ परमानेंस. एंड म्यूजिकलिटी बिकॉज इट इज़ ऑल लिरिकल. वो गुनगुनाती रह जा रही है और बहुत ही लाउड आवाज़ में गुनगुना रही है. दैट शोज द म्यूजिकलिटी. ये सवाल कुछ हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट्स आप ज़रूर ले लीजिएगा. आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू. मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले और मैं आप लोग के लिए इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँ. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर बीइंग विद मी टिल अनदर वीडियो. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.